नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कृषि भाग 2। जैसे कि आपको पता है कि हम कृषि का जो है एक पार्ट जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियो वो नहीं देखी तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर जो आप वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कृषि भाग 2। यहाँ पर हम जो है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ से जो है दिल्ली पुलिस, HSSC, रेलवे, NDPC सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो टॉपिक यहाँ से जो है वीडियो बनाकर जो आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। LCA यूट्यूब चैनल है, आप जो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं मनोरंजनात्मक और एंटरटेनमेंट वीडियो का। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। देखिए, भारत में जो ऋतुओं के आधार पर जो 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। सबसे पहले जो है रबी की फसलें, रबी की फसलें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार जो है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन से जो है रबी की फसलें हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रबी की फसलें जो है कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना कि ये जो है कब बोई जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना, कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। ये फसलें जो हैं अक्टूबर नवंबर महीने में ये जो है बोई जाती है। जी हाँ, बट ये ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कटाई इनकी कब होती है, देख लीजिए कटाई कब बनती है इसकी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी कटाई देखेंगे हम मार्च और अप्रैल में। गेहूं की फसल कब काटी जाती है, मार्च और अप्रैल में जो है इसकी फसलें जो हैं काट ली जाती है। याद कीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद जैसे आप फ्री होते थे तो गेहूं की कटाई में लग जाते थे। मार्च अप्रैल 2 महीनों में इनकी कटाई होती है। उसके बाद इसमें जो है मुख्य फसलें कौन कौन सी आती है इसमें, यहाँ से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें जो है गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, मटर, राई और अलसी, ये सभी जो हैं, ठीक है, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। यहाँ से जो है देखिए, गेहूं को आप याद रख सकते हो, कन्फ्यूजन करता है, जौ, चना, सरसों, आलू, मटर, राई, अलसी, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। ट्रिक जो है आप याद रख सकते हो, जो है रवि ने आपका कोई दोस्त है रवि ने गेहूं के खेत में जौ, चना सरसों और आलू मटर, बड़े ही सिंपल है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आलू मटर साथ उगाए। जी हाँ, बड़ी सिंपल सी है ट्रिक। देखिए, अब गेहूं तो आपको याद रहती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आती है गेहूं, जो है रबी की मेन मुख्य फसल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख नहीं पा रहे, साथ उगाए यहाँ तक जो है, ठीक है, साथ उगाए। रवि ने गेहूं के खेत में जौ, चना, सरसों और आलू मटर साथ उगाए। अब देखिए, आलू की सब्जी जो है मटर के साथ, आलू मटर हम बिल्कुल यूज करते हैं। उसके बाद चना और सरसों, यहाँ से देख लीजिए, चना और सरसों का जो हरा साग बनाते हैं। ठीक है, और गेहूं और जौ, ये दोनों फसलें जो हैं
गेहूँ में मिक्स होकर आती है जौ, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, जो कच्ची गेहूँ होती है तो उसमें जो है जौ जो है मिल के आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से इन फसलों को याद रख सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, कई बार जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से रखें, ध्यान से पढ़ें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक्स पे जो है अपने नोट प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो हैं, जो सर्दियों में जिनकी कटाई होती है, ठीक है, इन फसलों की कटाई जो है सर्दियों की शुरुआत में होती है। ये कब बोई जाती है? इनकी बुआई जो है देखिए आप जून और जुलाई महीने में जो है इनकी बुआई होती है, ठीक है। जून और जुलाई में ये फसलें जो हैं बोई जाती है। जून और जुलाई में बोई जाती है। कब काट ली जाती है? इनकी कटाई आप देखेंगे, ठीक है, इनकी कटाई जो है नवंबर और दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर मंथ में जो है इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है। वैसे तो अक्टूबर में जो इनकी कटाई शुरू हो जाती है, बट नवंबर दिसंबर तक जो इनकी कटाई चलती है। ध्यान रखना, ये नवंबर दिसंबर तक जो इनकी कटाई जो है चलती है। इनको जो है खरीफ की फसलें बोला जाता है। खरीफ जून जुलाई में जब मानसून आता है, क्योंकि देखिए धान यहाँ की चावल जो है इसकी मुख्य फसल है, और ये जो है पूरी तरह से मानसून पर आधारित फसल है धान, ठीक है। भारत में जो जब मानसून का आगमन होता है, तो मानसून के आगमन के बाद जून और जुलाई में जो है चावल की फसल, धान की फसल जो उगाई जाती है, और इसकी कटाई जो है नवंबर और दिसंबर में होती है। इसकी यदि मुख्य फसलों की बात करें, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए आप, इसमें धान है, जिसको हम चावल बोलते हैं, धान चावल है। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए कटाई कहाँ शुरुआत, सर्दियों की शुरुआत हुई है। सर्दियों की शुरुआत हुई है, इसका मतलब जो है ये फसल जब कटेगी तो हमें सर्दियों में खाने के लिए हमने इनको यूज करना है। अब याद कीजिए सर्दियों में कौन कौन से हम अनाज खाते हैं, सर्दी भगाने के लिए मोटा अनाज खाते हैं। जैसे चावल में जो हम बाजरा मिक्स करते हैं तो बाजरा आ जाता है। उसके बाद सर्दियों में हम जो है सरसों के साग के साथ जो है मक्के की रोटी जो बड़ी फेमस है, मक्का आता है, बाजरा, मक्का। उसके बाद मोटा अनाज दूसरा कौन सा है? जवार है। जवार भी जो मोटे अनाज में आता है, जवार जो है सर्दियों में बोई जाती है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी फसलें जो है धान, बाजरा, मक्का, जवार। उसके बाद गन्ना आ जाता है, गन्ना भी जो है सर्दियों में उगाया जाता है, ठीक है। ये मीन्स खरीफ की फसलों में के साथ उगाया जाता है। जैसे ही गेहूं की कटाई होती है, गेहूं की कटाई के बाद जो है जून जुलाई में जो है गन्ने की जो है उगाया जाता है, गन्ने को वो जो है बोया जाता है। उसके बाद इनमें मुख्य फसलें जो हैं तिलहन है। तिलहन यानी कि तिलहन से संबंधित फसलें हैं, जो भी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली का आनंद हम सर्दियों में लेते हैं, इसलिए मूंगफली भी जो है खरीफ की फसल है। ध्यान रखिए, खरीफ की फसलें जो हैं सर्दी की ऋतु में काटी जाने वाली फसलें हैं, और रबी की फसलें जो गर्मी की ऋतु की शुरुआत में काटे जाने वाली फसलें हैं। इसलिए खरीफ की फसलें जो है सर्दी से संबंधित है। देखिए तिलहन, तिल की रेवड़ियाँ खाते हैं हम, जो है खाते हैं, मूंगफली खाते हैं सर्दियों में। गन्ने का जो है, गन्ने तो चलो गर्मियों में जूस लेते हैं हम। बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये सभी सर्दियों में खाने वाली जो है फसलें हैं। इनका आनंद हम जो है सर्दियों में लेते हैं। सर्दियों के आगमन से पहले इन फसलों की कटाई हो जाती है। ये सभी जो है खरीफ की फसलें कहलाते हैं। बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो है हम मौसम के अकॉर्डिंग जो कौन कौन सी फसलों को यूज करते हैं, वहाँ से आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है कपास हो गई, कपास और सोयाबीन। अब देखिए आप कहेंगे कि कपास का तो कहीं दूर दूर तक सर्दी से कोई संबंध नहीं है, क्या आप मानते हो कि नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, आप देख लीजिए, ठीक है। कपास से जो हम मोटे बुने हुए कपड़े यूज करते हैं,
ठीक है। कपास से जो हम जो कपड़ा बनता है, मोटा कपड़ा बनता है, वो कपास से बने हुए कपड़ों का यूज़ करते हैं हम। तो ये सारी की सारी जो हैं खरीफ की फसलें हो गई। एक बार फिर देख लीजिए, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ना, तिलहन, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सभी जो है खरीफ की फसलें होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी हाँ जी, ले लीजिए आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, आगे देखिए, तीसरे प्रकार की जो फसल है उनको हम जायद फसलें, जायद या नकदी फसलें कह सकते हैं। ठीक है, जायद या नकदी फसलें। अब ये फसलें जो हैं कब बोई जाती है? जैसे कि हम पाएंगे कि जब रबी की फसलें की कटाई हो जाती है। रबी की फसल देखिए हमने जो है कब काटी थी? मार्च और अप्रैल में हमने जो है रबी की फसलों की कटाई की थी। ठीक है, और उसके बाद हमने अगली फसल कौन सी बोई थी? ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई थी? ये हमने बोई थी जून और जुलाई में। ठीक है, जून और जुलाई में हमने बोई थी। अब देखिए अप्रैल से लेकर के जून तक, मई और जून, ये लगभग 1-1.5 महीना हमारे पास बीच में समय बचता है। जो यहाँ पर ये जो समय बचता है, इसी के दौरान जो है जायद या नकदी फसलें जो हैं बोई जाती हैं। तो जायद, और देखिए ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ ये रबी की फसलों की कटाई का समय लिखा है और ये जो है खरीफ की फसलों की बुआई का समय लिखा है। इनके बीच का जो समय बचता है 1.5-2 महीना, वो जो है जायद की फसलों का समय है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से महीने में ये जो है बोई जाती है। ये फसलें जो हैं फरवरी मार्च या अप्रैल, जैसे जैसे कटाई होती रहती है वैसे वैसे जो है इनको बोना शुरू कर देते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल में जो इनको बोया जाता है और कटाई इनकी जो है मई महीने में, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में जो है इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, जो मान लीजिए जो खेत जो है फरवरी मार्च की जो लास्ट में कट जाता है, मार्च में कट जाता है, अप्रैल में, ठीक है, तो वो जो खेत खाली हो जाते हैं उसी दौरान जो है अप्रैल और मई में जो है इनकी अप्रैल मई में इनकी कटाई हो जाती है। इनकी जो मुख्य फसलें हैं वो है जी खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी जो हैं जायद की फसलें जो हैं कहलाती हैं। ये सभी जो है जायद की फसलें कहलाती है। ठीक है जी, इसके बाद जो है इनको याद कीजिए। देखिए मैंने जो टाइम बताया है, फरवरी मार्च अप्रैल में जो है ये बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। अब आप देखिए उस दौरान जो है यहाँ पर जो है खीरा भी आप लिख सकते हो, खीरा भी जो है इसी की फसल है खीरा। ठीक है, खीरा भी जो है ये जायद की फसलें हैं। तो ये हुई हमारी मुख्य फसलें, जायद फसलें या नकदी फसलें। तो उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, वीडियो को जो है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो यदि आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषियों के नाम, विभिन्न प्रकार की कृषियों के नाम, विभिन्न प्रकार की कृषियों के नाम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर को जो है कौन सी फसल कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारी कुछ
कृषियों की पद्धतियाँ लिखी हुई हैं। जैसे मान लीजिए सेरीकल्चर का क्या मतलब है, आप जो है पहले जानते होंगे या पढ़ चुके होंगे। यदि नहीं जानते तो आप आज जो है ये सब चीज़ें जान जाएंगे। ठीक है, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का उत्पादन। ठीक है, रेशम कीट उत्पादन या रेशम का उत्पादन भी आप कह सकते हो। ठीक है, रेशम जो है एक कीड़े से बनाया जाता है, कीट से बनाया जाता है, जो शहतूत के पेड़ पर जो है पैदा होता है, वहीं पर जो है उसका पालन पोषण होता है। रेशम, शहतूत। ठीक है, सेरीकल्चर, शहतूत, रेशम कीट का उत्पादन। उसके बाद जो है हम देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी का पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये बार बार जो है मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करें। ठीक है, और उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब है अंगूर की खेती या अंगूर का उत्पादन, अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वर्मी कल्चर। आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जो केंचुआ है, केंचुए से बनाई गई खाद। तो यहाँ पर वर्मी कल्चर का मतलब है केंचुआ उत्पादन। केंचुए का उत्पादन करना जो है वर्मी कल्चर कहलाता है। उसके बाद है पीसी कल्चर। जी हाँ दोस्तों, पीसी का मतलब है मछली पालन। मछली का उत्पादन, मत्स्य पालन भी बोलते हैं हम इसको, मत्स्य पालन भी बोलते हैं इसको, मछली। फिर उसके बाद है फ्लोरी। जैसे फ्लोर्स आपने जो इंग्लिश में पढ़ा होगा फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर फ्लोर कल्चर मीन्स फूलों का उत्पादन करना जो है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है पोमोकल्चर। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया कि फ्लोरिकल्चर, फ्लोर वर्ड से बना है। ठीक है, यहाँ पर पोमोकल्चर, पोमो का मतलब होता है फलों का उत्पादन। ठीक है, याद रखिए, फलों का उत्पादन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद है ओलेरीकल्चर। ओलेरी मीन्स सब्जियों का उत्पादन। सब्जियां कौन सी? जो हमारी बेल होती हैं, सब्जियों का उत्पादन। विशेष तौर से ऐसी फसलें, ऐसी सब्जियां जो ज़मीन पर जो है फैल जाती हैं, जो फसलें जो हैं ज़मीन पर फैल जाती है, उनको हम जो है ओलेरीकल्चर में यूज करते हैं। उनको जो है ओलेरीकल्चर में जो है शामिल किया जाता है, ऐसी फसलों को। क्लियर है जी, ये जो है ओलेरीकल्चर हो गया। उसके बाद 2-3 और बस्ती हैं, वो आप अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, आपने जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका। ठीक है, यहाँ पर जो है एक आती है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है बागवानी कहलाता है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आता है एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक का मतलब है हवा में पौधे उगाना। एरोपोर्टिक कहलाता है। ये एक विधि है जिसमें जो है हवा में पौधे उगाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक्स। ये भी एक विधि है जिसमें जो है, जैसे कि हाइड्रो से वर्ड बना है हाइड्रोजन, और हाइड्रोलॉजी जल से रिलेटेड है। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधे उगाना। तो दोस्तों ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार जो है एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप जो इनको अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना बरतें। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से कोई ऑप्शन मिलता है।
अभी आपके सामने जो दिल्ली पुलिस का ऑप्शन है, एनटीपीसी का ऑप्शन है, रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है उनके टेस्ट होने हैं। तो इस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप मन लगा के पूरी तैयारी करें, ठीक है। कभी भी जो है फ्यूचर जो है आपका ब्राइट हो सकता है, कभी भी जो आपकी जो है जॉब लग सकती है, लेकिन ज़रूरत है मन में ठानने की। यदि आपने मन में ठान लिया तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप लगातार मेहनत करते रहें और उस मेहनत में हम आपका सहयोग देंगे। लक्ष्य एकेडमी से जो है लगातार जो है वीडियो आपके लिए आती रहती हैं, ज्योग्राफी की, उसके बाद मैथ्स की, हरियाणा की। यदि हरियाणा की तैयारी करें तो आप हरियाणा जीके की जो वीडियो यहाँ से जाती है, ठीक है। जो बच्चे जो है स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो दिल्ली पुलिस के लिए हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, और साथ में आपको इन्हीं से रिलेटेड हमारे जो है क्वेश्चन मिलेंगे टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ मिलेगा हमारा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप जो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है ले सकते हैं, वहाँ से आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आगे इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्रांति आई थी, वो यदि आपने वो क्रांति याद की है, ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, कुछ क्रांतियाँ आई थी, तो उन क्रांति से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति, ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति जो है संसार में 1967 में जो है हरित क्रांति का जो उदय हुआ था, और इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे? इसके जन्मदाता है डॉक्टर बॉरलॉग। डॉक्टर बॉरलॉग जो है इसके जन्मदाता है हरित क्रांति के। यदि भारत की बात करें तो विश्व में है, ठीक है जी, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर बॉरलॉग है। और यदि भारत में बात करें तो भारत में भी जो है हरित क्रांति जो है 1967 में आई थी, ठीक है। 1967 में भारत में इसके जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है इसके जन्मदाता रहे हैं। इनकी बदौलत जो है भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था। उसके बाद आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये किससे रिलेटेड थी? ये जो है दूध उत्पादन से रिलेटेड थी। दूध उत्पादन, दूध को बढ़ावा देने के लिए जो है श्वेत क्रांति अपनाई गई थी। और इसके जो जन्मदाता थे डॉक्टर कुरियन थे। डॉक्टर कुरियन जो है इसके जन्मदाता थे, जो कि अमूल के संस्थापक हैं। डॉक्टर कुरियन जो है श्वेत क्रांति का जन्मदाता, अमूल संस्थापक है ये, अमूल के, अमूल मिल्क, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बनता है यहाँ पे, अमूल मिल्क, ठीक है। अमूल मिल्क इसकी जो फुल फॉर्म बनती है अनमोल मिल्क यूनाइटेड यूनियन लिमिटेड, ठीक है जी। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, कई बार जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अमूल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अनमोल मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये जो है अमूल की जो है फुल फॉर्म है। और अमूल के जो संस्थापक थे डॉक्टर कुरियन, वो भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति के बाद देखिए आप नीली क्रांति है। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। उसके बाद आती है यहाँ पे भूरी क्रांति। याद रखते चलिए, देखिए नीली क्रांति क्यों बोला गया इसको? क्योंकि देखिए पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और मछली का उत्पादन कहाँ होता है? पानी में होता है, इसीलिए जो इसको नीली क्रांति कहा जाता है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन से है भूरी क्रांति, ठीक है जी। उसके बाद आती है यहाँ पे जो है रजत क्रांति, पीली क्रांति।
रजत क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। अब देखिए रजत जो है, रजत किसको बोलते हैं? सिल्वर, चांदी जैसा कलर होता है। किसका कलर होता है? चांदी जैसा, बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो अंडा जो है बिल्कुल सफ़ेद होता है, चांदी जैसा चमकदार होता है, इसलिए अंडा, इसको जो है अंडे की क्रांति बोला जाता है। अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति को जो है शुरू किया गया था। उसके बाद पीली क्रांति है। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। तिलहन, तिलहन मीन्स तेल देने वाली फसलों को बढ़ावा देने वाली क्रांति। अब तेल का कलर कैसा होता है? येलो होता है ना। आप देखिए सरसों का कलर कैसा होता है? सरसों का तेल होता है, ठीक। तो ये सभी जो है पीली क्रांति, जिसमें सूरजमुखी भी आ जाती है, तिलहन आ जाती है, सरसों आ जाती है, जिनमें पीला फूल आता है, तो उसको जो है पीली क्रांति बोला गया है। तो इसको जो है पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, जिसमें जो है सनफ्लावर आ जाता है, मस्टर्ड आ जाती है। तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पे जो है आगे आ जाती है कृष्ण क्रांति। कृष्ण का मतलब काली क्रांति, ठीक है। काली क्रांति ये जो है बायोडीजल से रिलेटेड है, बायोडीजल, ठीक है। यदि आप लोगों को याद हो तो एक बार जो है डीजल का पौधा जो है उगाया जाने लगा था, ठीक है। उसको जो, वो क्रांति जो है, इसी को जो है कृष्ण क्रांति बोला गया था। बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए जो कृष्ण क्रांति का जो है। उसके बाद आती है यहाँ पे लाल क्रांति। लाल क्रांति, ठीक है। लाल क्रांति का रंग कैसा है? लाल है, ठीक है। तो लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन। देखिए मांस का रंग भी लाल होता है। बहुत सारे लोग जो है मांस का यूज़ करते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है। मांस उत्पादन और टमाटर के उत्पादन की क्रांति को लाल क्रांति बोला गया। उसके बाद है गुलाबी क्रांति। गुलाब, आप सोच रहे होंगे गुलाब को उत्पादन करने के लिए जो है गुलाबी क्रांति का जो है आगाज़ किया गया था। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन। ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। और झींगा मछली उत्पादन को जो है गुलाबी क्रांति क्यों बोला गया? क्योंकि ये आप देखेंगे तो झींगा मछली होते हैं, उसकी जो पीठ होती है उसका कलर जो है गुलाबी होता है, उसके जो पंख होते हैं गुलाबी कलर के होते हैं, इसलिए उसको झींगा मछली उत्पादन बोला गया है। उसके बाद आता है बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति। बादामी क्रांति, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे बादामी क्रांति जो है बादाम से संबंधित हो, कि दूर दूर तक यहाँ पर जो है बादाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, भारत में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखें। यदि आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी। बादामी क्रांति। और उसके बाद आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से रिलेटेड है। फल उत्पादन से रिलेटेड है। उसके बाद लास्ट में आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति ये है नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान। इसमें क्या था कि भारत की सभी नदियों को जो है, मुख्य नदियों को जो है जोड़ने का एक अभियान चला हुआ है, जिसमें जो है नदियों को जोड़ा गया था। तो ये थी कुछ हमारी मुख्य क्रांतियाँ, जहाँ से जो है हर बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे।
तो दोस्तों मन लगा के तैयारी करो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। लक्ष्य एकेडमी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, हमारा सारा स्टाफ आपके साथ है। आपके लिए बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बना के लेके आते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, और हमारा एक नया चैनल है, आप उसको ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैंने जो है जीके बाय विनोद सर, ठीक है जी, आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको जो है जीके से संबंधित सारी वीडियो जो है मिलती रहेगी, जीके बाय विनोद सर, आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत कीजिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।